Hey everyone, welcome back to our channel Stepping Stone GK। आज बात करते हैं एसपी के बारे में, जहां पे हमने इसके पहले पढ़ा था यस एक सोर्स था व्हाट इज शेयर्स। शेयर्स एक ऐसा सोर्स है जो आपके लिए फाइनेंस रेंज करवाता है, आप मतलब कंपनीज के लिए। ओके, तो शेयर्स होता है स्मॉलेस्ट पार्ट कंट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टर इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो बहुत बड़े कंपनी के कैपिटल में एक छोटा सा पार्ट जो कंट्रीब्यूट हो जाता है कॉल्ड एज शेयर्स। शेयर्स के बहुत ज्यादा फीचर्स हमने देखे थे और इंपॉर्टेंटली दो टाइप्स देखे थे, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसके डिफरेंशिएट का और इस फीचर्स का एक अलग सा वीडियो मैंने बना के इस चैनल पे दिया है, तो आप ये चेक करवा सकते हो। आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और इसके बाद में वीडियो में हमको देखना है एग्जैक्टली प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। ये दोनों समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक कॉमर्स स्टूडेंट को, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, पैसे की बात आती है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट से इक्विटी शेयर्स के फीचर्स का। तो फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स में कुछ कॉमन और इजी पॉइंट्स है जो आपको इमीडिएट समझ में आएंगे। आपको मैंने सिखाया था कि इक्विटी शेयर्स मतलब वो शेयर्स होल्डर एज वेल एज वो शेयर्स होते हैं जिनको आप अगर परचेस करवाते हो तो आपको लास्ट प्रायोरिटी मिलेगा फॉर योर रीपेमेंट एंड डिविडेंड। तो जो शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में उनका रीपेमेंट्स एज वेल एज डिविडेंड जो उनका इनकम होता है, आप इन्वेस्ट करने के बाद जो भी इनकम मिलेगा एज वेल एज आपको आपका पूरा कैपिटल वापस मिलेगा, वो सबसे लास्ट प्रेफरेंस पे मिलेगा। सारे लोगों को पैसे बांटने के बाद जिन लोगों को पैसा मिलता है वो होते हैं हमारे इक्विटी वाले। तो इसका पहला फीचर बनता है इक्विटी शेयर होल्डर्स हैज नो प्रेफरेंशियल राइट्स। तो उनको प्रायोरिटी वाला राइट्स कोई भी नहीं है, 100% वो इक्विटी वालों को नहीं तो प्रेफरेंस वालों को मिलना है। उसके बाद अगर ये लोगों को प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है तो उनको कौन से राइट्स अवेलेबल होते हैं, तो राइट्स वाला दूसरा उनका फीचर बन जाता है इन लोगों को ऐसे राइट्स मिलते हैं जहां पे दे कैन अटेंड मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। सिर्फ इक्विटी वाले ही कंपनी की मीटिंग अटेंड करवा सकते हैं। तो कंपनी का मीटिंग अगर वो अटेंड करवाते हैं तो मीटिंग्स में वोट करना भी बनता है, तो उनको वोटिंग एंड मीटिंग दोनों का राइट्स मिल जाता है। और प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने बोला था उनको बुक्स को इंस्पेक्ट करने का राइट है, मतलब दे कैन विजिट द ब्रांच ऑफ योर कंपनी एंड इंस्पेक्ट इररिस्पेक्ट ऑफ द बुक्स दे वांट्स टू इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स वो होता है। इसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स है एज वेल एज बहुत ज्यादा प्रोविजंस है जो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने मिलेंगे। ओके, तो उनके पास राइट्स होते हैं ये सारे। अगर वो मीटिंग्स में वोटिंग करवा सकते हैं ना तो उनका एक फीचर बन जाता है दे आर कंट्रोलर एज वेल एज दे हैविंग कंट्रोलिंग पावर इन द कंपनी। कंपनी को कंट्रोल करवाना है, कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल करवाना है एज वेल एज डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी का मैनेजमेंट है। उन सारे कामों में ये लोग अगर वोट करवाते हैं तो दे हैविंग कंट्रोलिंग पावर्स इन द कंपनी। ये सिर्फ इक्विटी वालों के पास है। तो प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं है बट राइट्स है, तो राइट्स की वजह से इनको कंट्रोल आ चुका है। बट वेरी इंपॉर्टेंटली दे डू पार्टिसिपेट इन द रिस्क ऑफ द कंपनी। कंपनी में जितना भी रिस्क होता है, कंपनी का एक ही रिस्क है बच्चों, कंपनी डूब जाना एज वेल एज कंपनी का लॉस होना फाइनेंशियल। तो अगर पैसे का लॉस होता है तो वो लॉस बेयर करवाने के लिए रिस्क लेता है ये इक्विटी शेयर वाला। तो इक्विटी शेयर वाला ही एक ऐसा बंदा है जिसका रिस्की नेचर है इन्वेस्टमेंट का, बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा सेफ है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट आता है कि ये अगर इक्विटी शेयर होल्डर वाले रिस्क लेते हैं, जो लोगों ने अपने को अपने दुख में साथ दिया है, आपकी दुनिया के सारे लोगों ने जब आपको साथ नहीं दिया तो आप उनको याद नहीं करोगे, बट वही लोगों को याद करोगे जो लोगों ने आपके लिए जिंदगी में रिस्क लिया है। तो रिस्क में पार्टिसिपेट करने वाले को ही बोनस मिलता है, फ्री में शेयर्स मिलते हैं। तो जिसने अपने को सुख में बुलाया, जो लोग अपने दुख में आए हैं उन्हीं लोगों को अपने को सुख में बुलाने का है। तो ये सुख में बुलाना मतलब बोनस शेयर्स हम उन्हीं लोगों को बांटेंगे जो लोगों ने अपने लिए जिंदगी में रिस्क लिया है फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। ओके, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वाला बात मैंने आपको बताया था कि उनका इनकम होता है, इनकम मतलब डिविडेंड मिलता है। तो रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब वो चेंजिंग होता है, और रेट ऑफ डिविडेंड चेंजिंग होता है डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट आएगा और हम बांट देंगे
सबसे सारे लोगों में, और लास्ट में बांटेंगे इक्विटी वालों को, तो इसको पहले ही डिविडेंड कम मिलता है, और वो भी डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यूज पे मिलता है। कहां पे मिलता है? फेस वैल्यू पे। मेरा शेयर भले ही 300 रुपए का है, लेकिन अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो 10 रुपए के 10% मतलब मुझे 1 रुपए का डिविडेंड आएगा बच्चों। तो इसका डिविडेंड रेट फ्लक्चुएटिंग होता है, बेसिकली वो बहुत लोअर होता है, लोएस्ट होता है। तो ये चीज हमको सबसे बेसिक समझनी है, जो आपको डिफरेंशिएट के पॉइंट्स में भी समझ में आ सकती थी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, इनको कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। सर आप बताओ कि कोई बंदा क्यों इन्वेस्ट करेगा अगर उसको बहुत कम डिविडेंड का इनकम मिलता है? तो बच्चों, इक्विटी शेयर इकलौता ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पे कैपिटल एप्रिसिएशन का फीचर होता है। अभी ये कैपिटल एप्रिसिएशन क्या है? तो आपने अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन देख लिया, ये एप्रिसिएशन क्या है? तो डेप्रिसिएशन का एग्जैक्ट उल्टा होता है एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में वैल्यू कम हो जाती है, एप्रिसिएशन मतलब वैल्यू बढ़ना। किसकी वैल्यू बढ़ानी है? तो कैपिटल की। फॉर एग्जांपल, मैंने कैपिटल में कंट्रीब्यूट करवाया छोटा सा पार्ट ₹3000, मैंने 3000 रुपए इन्वेस्ट करवाया एमआरएफ नाम की कंपनी में, और कैपिटल में कंट्रीब्यूशन को मैं बोलता हूं मैंने शेयर्स परचेस करवा दी। तो अगर मैं एमआरएफ के शेयर्स परचेस करवाता हूं, 3000 का एक शेयर परचेस करवाया मैंने 2015 में, और आज 2020 में एज वेल एज 2-3 साल बाद मैंने 18 एज वेल एज 19 में उसको बेच दिया। कितने रुपए में? 30,000 रुपए में। तो बच्चों मुझे बोलो, मेरा कैपिटल बढ़ा या कम हो गया? तो यही एक कॉन्सेप्ट है इक्विटी शेयर्स, जिसका कैपिटल का एप्रिसिएशन एज वेल एज कम भी हो सकता है, बट एप्रिसिएशन होना सिर्फ किसको अवेलेबल है? इक्विटीज वालों को। तो इक्विटी में आप जितना इन्वेस्ट करवाते हो, वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बढ़ सकता है। मतलब आपको यहाँ पे सिखाया था रीपेमेंट्स, तो डिविडेंड तो आपको कम ही मिलेगा, लेकिन रीपेमेंट मिलते वक्त बहुत ज्यादा मिल सकता है। 21 दिन में पैसे डबल वाला जो कंसेप्ट होता है ना बच्चों, ये सिर्फ इक्विटी के साथ हो सकता है, बाकी लोगों के साथ नहीं होता है। तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, कि इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल का वैल्यू बढ़ता है। कैपिटल मतलब हमने इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट सिर्फ बढ़ सकता है इक्विटीज का, बाकी किसी का भी बढ़ेगा नहीं। ओके, उसके बाद इनको राइट इशू होता है। क्या होता है? राइट इशू। मैंने बोनस के टाइम में आपको बोला था कि जो लोग अपने दुख में आए उनको ही अपने को सुख में बुलाने का है। तो ये लोग जो है ना इक्विटी वाले, हमारे लिए रिस्क लेने वाले, ये क्या होता है ना बच्चों, इनको हम राइट इशू दे देते हैं। राइट इशू क्या होता है सर? तो राइट इशू ये होता है कॉन्सेप्ट जहां पे आपके आज के इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं राइट देता हूं, मतलब एक हक देता हूं कि यस, इसके बाद मैं जब भी शेयर्स इशू करूंगा, नए शेयर्स मार्केट में लाऊंगा, तब सबसे पहले आपके पास राइट है, आप वो शेयर्स चाहे तो परचेस करवा सकते हो, सब्सक्राइब करवा सकते हो। जैसे आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब किया है, फॉर दैट थैंक यू वेरी मच। वैसे ही शेयर्स को सब्सक्राइब करने का सबसे पहला राइट किसे है? इक्विटी वालों को है। तो नए शेयर्स मार्केट में जब भी आएंगे, वो सिर्फ सबसे पहले मिलने का पॉसिबिलिटी इनको होता है, मतलब इक्विटी वालों को राइट इशू होता है। ओके, तो उनको कैपिटल का एप्रिसिएशन होता है, राइट इशू भी होता है, तो नए शेयर्स भी उनको मिल सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है। परमानेंट कैपिटल है। ये परमानेंट कैपिटल मतलब क्या? कि कोई चीज मेरे पास परमानेंट है, मतलब क्या कि मेरी एक बार बन चुकी, तो वो मेरे को आपको वापस देने की जरूरत नहीं है। तो क्या इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल मतलब इक्विटी में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट करवा दिया तो वो कंपनी के पास चला गया, कंपनी मुझे वापस नहीं देंगी वो पैसा? तो नहीं देती है, देयरफॉर उसे बोलते हैं परमानेंट कैपिटल। तो आप बोलोगे सर आपको तो 3000 रुपए इन्वेस्ट करवा के 30,000 रुपए मिल चुके हैं, लेकिन वो 30,000 एज वेल एज मेरा 60,000 को भी चला गया, तो वो पैसे मुझे कौन देता है? तो वो पैसे मैं ट्रेडिंग से दूसरे इन्वेस्टर से लेता हूं, ना कि कंपनी से लेता हूं। बाकी के शेयर्स एज वेल एज कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो उसका रीपेमेंट करने का काम 100% कंपनी का है। मैंने क्या बोला? 100% कंपनी का ही है, तो कंपनी उनको पैसे वापस दे देंगी। बट अभी क्या बोला मैंने कि इक्विटी शेयर परमानेंट कैपिटल होता है कंपनी के लिए।
मतलब कंपनी ने शेयर्स इश्यू करवा दिए, कंपनी के पास पैसे आ गए तो वो कंपनी के पास ही रहेंगे। अगर उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होके वैल्यू बढ़ के उसमें ट्रेडिंग चल रहा है ना, तो वो सारे ट्रेडिंग का काम इन्वेस्टर्स के बीच में होता है, ताकि वो पैसे कंपनी को देने पड़ते है। तो कंपनी के पास इसके बहुत ज्यादा अमाउंट एज अ कैपिटल आई है, विच इज अ परमानेंट कैपिटल, जो कंपनी को रीपे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे भी कोई कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बायबैक ऑफ शेयर्स, वाइंडिंग अप के टाइम, कंपनी बंद होते टाइम ये शेयर्स परचेस करना, तब कंपनी इनका पैसा वापस देती है। ओके, तो कंपनी का लाइफ खत्म होता है ना, तो ये कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल नहीं होते। टिल द टाइम कंपनी जब तक जिंदा है तब तक उनका परमानेंट कैपिटल है, उनके ही पास है, वो वापस देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, उसके बाद दे आर रेसिडुअल क्लेमेंट्स। रेसिडुअल क्लेमेंट्स क्या होता है कि अगर आपके घर में बर्थडे है और आपने आपके भाई के लिए, बहन के लिए केक लाया है, तो वह सारा केक आप मस्त कट करवा के छोटे छोटे पीसेस सब में बांट दोगे। लेकिन जितना भी बचता है उस पे पूरा क्लेम करने का हक किसका है? आपका है। यस, तो वही सेम कंसेप्ट है रेसिडुअल क्लेमेंट। कंपनी के पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया, कंपनी ने बांट दिया, प्रेफरेंस में है, सभी लोगों में बांट दिया। जितना भी प्रॉफिट बचता है, अगर वो कम बचता है या ज्यादा बचता है, उसका क्लेम करने का हक सिर्फ किसको है? इक्विटी वालों को है। देयरफॉर दे आर नोन एज रेसिडुअल क्लेमेंट ऑफ द कंपनी। वो घर के ही लोग हैं जो पूरी कंपनी की प्रॉपर्टी पे क्लेम करवा सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट्स के बाद एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है चार्ज क्रिएट करना। चार्ज क्रिएट करना क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्टिकुलर कमोडिटी परचेस करवाने के लिए लोन लिया है। ओके, तो मैं अगर लोगों से पैसे लेता हूँ बच्चों, तो कोई आज की डेट में फ्री में लोन नहीं देता है, कुछ मॉर्गेज किया जाता है। मॉर्गेज एज वेल एज कुछ गहन रखा जाता है, मॉर्गेज करना समझता है। ओके, तो मैंने अगर पैसे लिए हैं तो वो पैसों पे चार्ज क्रिएट होता है कंपनी के एसेट्स पे। कहां पे? कंपनी के एसेट्स पे। तो अगर कोई भी कंपनी की एसेट है तो उस कंपनी की एसेट पे चार्ज क्रिएट होता है, मतलब उसके ऊपर नाम लग जाता है उस बंदे का। फॉर एग्जांपल मेरे पास रॉ मटेरियल है एज वेल एज मेरे पास बिल्डिंग है, तो अगर कोई भी पर्सन मुझे लोन दे रहा है एज वेल एज मुझे कैपिटल दे रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए मेरे रॉ मटेरियल के अमाउंट्स पे एज वेल एज मेरी बिल्डिंग के नाम पे उसका नाम चार्ज कराऊंगा, मतलब चार्ज क्रिएट करूंगा। फॉर एग्जांपल गौरव कुलकर्णी नाम से कोई भी पर्सन ने एक कंपनी को पैसे दिए हैं, तो कंपनी विल क्रिएट चार्ज ऑफ माय नेम ऑन बिल्डिंग ऑफ द कंपनी। ओके, बट इक्विटी शेयर्स का कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है। मतलब क्या कि अगर आप इक्विटी शेयर्स लेते हो तो कंपनी के कोई भी एसेट्स पे आपका नाम नहीं आएगा। मतलब अगर वो एसेट्स बेची जाती है तो उसका कोई भी पैसा आपको मिलने का गारंटी नहीं है। जिसका नाम होता है उसको पैसा मिल जाएगा, बट आपका नाम ही नहीं है, आपका चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ओके, बट अभी ये कॉन्सेप्ट में छोटा सा आगे जाके मैं आपको बोलता हूं कि यस, चार्ज क्रिएट करना रॉ मटेरियल पे भी हो सकता है एज वेल एज फिक्स एसेट्स पे भी हो सकता है। तो अगर मैं रॉ मटेरियल पे करवाता हूं तो वो वर्किंग कैपिटल का चार्ज हो गया, अगर वो मैं फिक्स कैपिटल पे करवाता हूं तो फिक्स कैपिटल पे हो जाता है। तो उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज, तो ऐसा कोई भी चार्ज इक्विटी वालों का नहीं होता है। वो इक्विटी वाले रेसिडुअल क्लेमेंट्स होते हैं, लास्ट का बचा हुआ हर एक चीज का क्लेम वो करवा सकते हैं। एक परमानेंट कैपिटल होता है, मतलब कि कंपनी इसका पैसा नहीं देंगी, ये ट्रेडिंग से ही लोगों को, इन्वेस्टर्स को पैसा घूमता है और मिल जाता है, और उसको कैपिटल एप्रिसिएशन जैसे फीचर्स होते हैं। तो होप आपको यह समझ में आ चुका है। इसके नोट्स एज वेल एज आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन कॉल मी एंड कैच मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।